साथियों नमस्कार। मैं सुभाष। साथियों, हाल ही में यानी 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एससी रिजर्वेशन के ऊपर कुछ कहा है, अपना फैसला दिया है। तो आज हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिर इसका भारी विरोध क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका निहितार्थ क्या है। तो आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें लिखा है, माइलस्टोन आफ्टर मंडल, सुप्रीम कोर्ट अलाउज न्यू कोटाज विद इन SC/ST कोटा, 6-1 मेजोरिटी रूलिंग ओवरटर्न्स 2004 वर्डिक्ट बाय 5 जज बेंच। यानी इसका लब्बल लुआब यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के लिए आरक्षण का जो निर्धारित कोटा था उसके भीतर ही सब क्लासिफिकेशन की बात कही है, यानी उप वर्गीकरण की बात कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के फैसले को ओवरटर्न किया है। तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये सब क्लासिफिकेशन क्या है और 2004 वाला फैसला क्या था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया है अपने ही फैसले को। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले फिर एक डिस्क्लेमर है कि मेरी आदत है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण बात अंत में कहता हूं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप अंत तक नहीं बने रहेंगे तो पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए कृपया अंत तक बने रहें। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं कि दरअसल ये मामला है क्या। तो जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, इस केस का नाम है देवेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। 7 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह फैसला दिया है, जिसमें हमारे DY चंद्रचूड़ हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, विक्रम नाथ हैं, पंकज मित्तल हैं, SC शर्मा हैं, BR गवई हैं, बेलायम त्रिवेदी हैं, मनोज मिश्रा हैं। इन 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह फैसला दिया है। अब यहाँ समझने वाली बात एक और है कि दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले बेंच को समझ लेते हैं। एक बेंच तो वो होता था जो जिस पर स्कूल में बैठ कर के हम लोग पढ़ाई करते थे। फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस बेंच का क्या मतलब है। तो कानून की भाषा में यहाँ बेंच का मतलब हुआ न्यायाधीशों का समूह, ग्रुप ऑफ जजेस। अक्सर आप लोग एक टर्म सुनते होंगे, बार एंड बेंच। तो बार जो है वकीलों को रिप्रेजेंट करता है और बेंच जजों को रिप्रेजेंट करता है, यानी जजों के समूह को हम बेंच बोलते हैं। जैसे यहाँ 7 जजों का समूह है तो 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसको हम बोल रहे हैं। अब बेंच के पहले कॉन्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहने का क्या मतलब हुआ, तो इसके लिए हमको आर्टिकल 145 संविधान का आर्टिकल 145 देखना पड़ेगा। दरअसल संविधान का आर्टिकल 145 वो इस बात से संबंधित है, यह आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि उसका जो दिन प्रतिदिन की कार्यवाही है उसके लिए वो नियम बना सकता है, उसको रेगुलेट कर सकता है। तो 145(3) में ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का प्रावधान किया गया है। 145(3) कहता है कि अगर किसी मामले में संविधान को इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है, संविधान को व्याख्यायित करने की आवश्यकता है, तो ऐसे मामलों को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास रेफ़र किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हमेशा ऑड नंबर में होते हैं, जैसे 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे जजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। क्योंकि अगर इवन नंबर में होंगे तो हो सकता है फैसला ही ना हो सके। सपोज कि 6 जजों की कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, 3 जज ने एक फैसला दिया और बाकी के 3 जज उसके एकदम कंट्राडिक्टरी फैसला दे रहे हैं, तो फिर फैसला हो ही नहीं पाएगा, इसलिए ऑड नंबर में रखा जाता है। तो हम लोगों ने समझा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होता है और आर्टिकल 145(3) में क्या लिखा गया है। आइए थोड़ा सा इस केस के जेनेसिस में चलते हैं कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई। तो सबसे पहले पंजाब सरकार ने 1975 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया कि जो वाल्मीकि और मजहबी सिख हैं उनको आरक्षण में हम
प्रथम प्राथमिकता देंगे, पहली प्राथमिकता उनको हम देंगे। ये जो वाल्मीकि सिख हैं ये सफाई कर्मचारी हुआ करते हैं, और ये मजहबी सिख हैं ये खेतीबाड़ी से जुड़े 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 कार्यों को देखते हैं। इसके बाद पंजाब ने 1975 में ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी 1997 में जो शेड्यूल कास्ट था उसको 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया, डिवाइडेड एससी इनटू 4 कैटेगरीज, यानी एससी को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया 1997 में। इसी सरकार के इसी फैसले को ईवी चिनैया वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया गया। ईवी चिनैया नाम के एक व्यक्ति ने इसको चैलेंज किया। ये ईवी चिनैया माला जाति से ताल्लुक़ रखते थे। माला जाति के लोग आंध्र प्रदेश में बहुत संपन्न हुआ करते थे। अब जब एससी को 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया तो माला जाति के लोग नाखुश हो गए कि भाई अब तो हमारे हक में कुछ कटौती हो गई। नतीजन माला जाति के ईवी चिनैया नाम के व्यक्ति ने चैलेंज किया और इसी केस में 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था कि एससी कम्युनिटी के लोग होमोजीनियस ग्रुप के हैं और इनका सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। यानी ये लोग होमोजीनियस ग्रुप यानी सजातीय समूह, यानी साधारण भाषा में समझे तो ये लोग एक ही तरह के लोग हैं, इसलिए इनके बीच में कोई विभेद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था 2004 के ईवी चिनैया मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी देविंदर सिंह वाले मामले में इसी अपने फैसले को ओवरटर्न किया है। ईवी चिनैया वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, इसी फैसले को देविंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब जो अभी 1 अगस्त 2024 को फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया है। अब जब ये 2004 में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो 2000 उसके बाद पंजाब सरकार का जो 1975 का नोटिफिकेशन था ये वाला, उसको भी चैलेंज किया गया। किशन पाल नाम के व्यक्ति ने चैलेंज किया। इस केस का नाम पड़ा किशन पाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 2006 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया 1975 वाले नोटिफिकेशन को। यानी पंजाब सरकार ने भी जो 1975 में नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि वाल्मीकि और मजहबी सिखों को आरक्षण में हम पहली प्राथमिकता देंगे, उसको भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2006 में रद्द कर दिया। फिर क्या था, पंजाब सरकार ने 2006 में ही हाई कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए एक प्रकार से एक कानून लागू कर दिया और कानून लागू करके फिर से पहले वाली स्थिति बहाल कर दी कि नहीं, हम वाल्मीकि और मजहबी सिखों को पहली प्राथमिकता देते रहेंगे। इस 2006 वाले कानून को ही देवेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने चैलेंज किया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, और इस एक्ट को भी 2010 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, यानी इसको भी रद्द कर दिया। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आप लोगों को, हो सकता है। सबसे पहले 1975 में पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया गया कि वाल्मीकि और मजहबी सिखों को आरक्षण में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद 1997 में आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसा ही किया। वहाँ जो एससी कम्युनिटी के लोग थे उनको 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया। इससे जो वहाँ माला जाति के लोग थे जो काफ़ी संपन्न थे वो नाखुश हो गए, और उसी माला जाति में से एक व्यक्ति ने जिनका नाम था ईवी चिनैया, उन्होंने सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया और ये फैसला फिर ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट तक आया, और सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ईवी चिनैया मामले में कहा कि एससी कम्युनिटी के लोग एक होमोजीनियस ग्रुप बनाते हैं, यानी ये लोग सजातीय समूह के लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं, इसलिए इनके बीच में विभेद नहीं किया जा सकता, उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, इसलिए पंजाब सरकार के 1995 वाले नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया, किशन पाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस 2006, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने
इसे रद्द कर दिया 2006 में 1975 वाले नोटिफिकेशन को। फिर 2006 में ही पंजाब सरकार एक एक्ट लेकर के आई और फिर से रिजर्वेशन को बहाल कर दिया पहले की तरह। फिर इस 2006 वाले एक्ट को भी देविंदर सिंह नाम के व्यक्ति ने चैलेंज किया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2010 में इसे रद्द कर दिया फिर से। अब यही केस फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा। उनको कहा गया कि आप ये विचार करिए कि 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ईवी चिन्नैया वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश मामले में, क्या उसको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। और इस पर 2020 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि आप ईवी चिन्नैया केस में जो फैसला दिए हैं उसको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। और फिर इसके बाद सुनवाई शुरू हुई। 7 जजों की संविधान पीठ बनाई गई। चूँकि 5 जजों की संविधान पीठ ने ईवी चिन्नैया मामले में फैसला दिया था, तो उस फैसले को रिकंसीडर करने के लिए या रिव्यू करने को उससे बड़ी बेंच के पास भेजा जाता है। तो 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी। सुनवाई शुरू हुई। 8 फरवरी 2024 को सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 1 अगस्त 2024 को कोर्ट ने फैसला दिया है जिसमें कहा है कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए और राज्य भी सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब आइए विस्तार से देखते हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस फैसले में, यानी देविंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो पहली बात वही कि स्टेट कैन सब क्लासीफाई एससी कोटा रिजर्वेशन। मतलब पहले क्या था कि केवल केंद्र सरकार के पास ही अधिकार था कि किसको एससी में शामिल करना है, किसको बाहर करना है, लेकिन अब राज्य सरकारों को भी ये अधिकार दे दिया गया और प्लस ये अधिकार भी राज्य सरकारों को दे दिया गया कि एससी कम्युनिटी के भीतर वो सब क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी उपवर्गीकरण कर सकते हैं। आर्टिकल 341 कहता है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी राज्य में रहने वाले किसी जाति को या किसी नस्ल को एससी कम्युनिटी में होने की घोषणा कर सकते हैं एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। आर्टिकल 341 सब क्लॉज 2 कहता है कि राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन आने के बाद पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो जो लिस्ट है शेड्यूल कास्ट की उसमें एडिशन या डिलीशन कर सकता है। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देविंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब मामले में कहा है कि स्टेट अब सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब सब क्लासिफिकेशन की बात क्यों की गई है, क्योंकि रिजर्वेशन का लाया ही क्यों गया था, रिजर्वेशन का मकसद क्या था कि समाज में कुछ मजबूत लोग थे जो आर्थिक स्थिति से मजबूत थे, उनकी शैक्षणिक स्थिति मजबूत थी, सामाजिक स्थिति मजबूत थी, मतलब हर तरीके से वो मजबूत थे। और इसका नतीजा था कि सारे सरकारी पदों पर, सरकारी नौकरियों में वही लोग हुआ करते थे। तो समाज में जो निचले तबके के लोग थे, जो संसाधन विहीन लोग थे, वो फिर वहाँ पहुँच ही नहीं पाते थे। सरकारी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व न के बराबर था। तो आरक्षण का प्रावधान किया गया हमारे संविधान में। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन मिलता है और शेड्यूल ट्राइब को 7.5% रिजर्वेशन मिलता है। बाद में 1992 में वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी के लिए भी 27% रिजर्वेशन की बात का प्रावधान किया। फिर 2019 में मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया। तो ये रिजर्वेशन का प्रावधान ही इसलिए किया गया कि जो लोग दबे कुचले हैं उनको थोड़ा सा, जब तक आप एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देंगे वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे। यानी एक जो एलीट क्लास बन गया है वो फिर दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसलिए कुछ लोग जो नीचे हैं उनको आगे लाने के लिए उनको एक रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके।
लेकिन अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में भी एलिट क्लास बन रहा है। जैसे एससी कैटेगरी में भी कुछ लोग एलिट क्लास में आ चुके हैं, एसटी में भी कुछ लोग आ चुके हैं, ओबीसी में भी कुछ लोग आ चुके हैं। तो कोर्ट का कहना है कि जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर के और जिनकी स्थिति सुधर चुकी है, आप उनको बाहर करिए, ऐसे लोगों को आप चिन्हित करिए और उनको बाहर करिए, या आप सब क्लासिफिकेशन करिए और उसके भीतर आप कोटा निर्धारित कर दीजिए। जो लोग ज़्यादा लाभ ले चुके हैं, अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, उनका कुछ परसेंटेज आप कम करिए, और जो लोग ज़्यादा दबे कुचले हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज आप दीजिए। तो सब क्लासिफिकेशन का मतलब यही था। जैसे अगर 15% रिजर्वेशन मिलता है एससी को, तो इसमें कुछ जातियां ऐसी होंगी जो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो उनको आप थोड़ा कम दे सकते हैं, उनको आप 6% दे दीजिए रिजर्वेशन। बाकी का आप जो कमज़ोर लोग हैं उनको दे दीजिए। फिर कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर प्रिंसिपल को भी लागू करना चाहिए एससी एसटी रिजर्वेशन में भी। क्रीमी लेयर का मतलब कुल मिलाकर ये सारे पॉइंट आपस में इंटरलिंक्ड है। क्रीमी लेयर का मतलब कि वही कि जिनकी स्थिति अच्छी हो गई है उनको बिल्कुल आप बाहर करिए। सब क्लासिफिकेशन का मतलब तो हुआ कि 15% को आप 15% जो रिजर्वेशन है एससी को, उसको आप कई हिस्सों में बांट दीजिए। जिनको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उनको बांटिए। आप देखिए कि कौन ज़्यादा दबे कुचले हैं, किनकी स्थिति थोड़ा अच्छी हो चुकी है, उस हिसाब से जिनकी स्थिति अच्छी है उनको थोड़ा कम, और जिनकी स्थिति खराब है उनको थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज आप दीजिए। लेकिन क्रीमी लेयर का मतलब हुआ कि जो लोग लाभ लेकर के बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं उनको बिल्कुल आप बाहर कर दीजिए। जैसे ओबीसी में है कि 8 लाख सीमा है आय का, कि 8 लाख से ज़्यादा अगर आपकी आय है तो आप क्रीमी लेयर में हैं। अगर आप क्लास 1 सर्विस में हैं, या जो कैंडिडेट है उनके माता पिता यदि ग्रुप बी सर्विस में हैं, या माता या पिता में से कोई एक क्लास 1 सर्विस में है, या कोई माता पिता में से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस को भी जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है उसमें भी 8 लाख की सीमा है कि 8 लाख से ज़्यादा वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो एक प्रकार से क्रीमी लेयर का प्रोविज़न यहाँ भी है। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में ये प्रोविज़न अभी नहीं है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। अब एक उदाहरण देते हैं। इन मोहतरमा का नाम है टीना डाबी। 2015 में इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की थी और इनको फर्स्ट रैंक आया था। अब ज़रा इनके बारे में आप देखिए कि इनके जो पिताजी हैं वो जनरल मैनेजर ऑफ बीएसएनएल, इनके पिताजी बीएसएनएल में जनरल मैनेजर थे। व्हाइल हर मदर हिमानी डाबी इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ये बहुत बड़ी नौकरी है साहब। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ये ग्रुप ए की सर्विस है, बहुत बड़ी सर्विस है। यूपीएससी इसके लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। यानी जिसके माता पिता में पिता जनरल मैनेजर बीएसएनएल और माताजी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में, उसकी बेटी को शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिला। ये कितना हास्यास्पद बात है। क्या इनको मिलना चाहिए था? इनकी पढ़ाई लिखाई ज़रा देखिए। लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। दिल्ली में ही कॉन्वेंट ऑफ जेसस एंड मैरी न्यू दिल्ली से इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की है। तो क्या ऐसे लोगों को एससी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए था? और क्या इनको रिजर्वेशन मिलने से एक उसका हक इन्होंने नहीं खाया जिसको इस रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत थी? एक टीना डाबी हैं जो दिल्ली के बहुत बेहतरीन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की हैं। इनके मदर फादर की आर्थिक स्थिति बहुत ही साउंड है। और एक शेड्यूल कास्ट का कोई अभ्यर्थी जो गांव में गोबर उठा रहा होगा, सूअर चरा रहा होगा, चूहा पकड़ रहा होगा, कैसे 2 समय का भोजन 2 टाइम पेट भर सके, इसके जुगाड़ में लगा होगा, वो भी इसी एग्ज़ाम में बैठेगा। टीना डाबी भी इसी एग्ज़ाम में बैठेगी।
क्या टीना डाबी से वो गांव वाला लड़का compete कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एससी कम्युनिटी में होने के बावजूद दोनों की स्थिति अलग है, दोनों इक्वल फुटिंग पर नहीं है, दोनों की स्थिति बिल्कुल, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि जो लोग क्रीमी लेयर वाले हैं, ये टीना डाबी को देखा जाए तो क्रीमी लेयर में है ये, अगर इनको बाहर कर दिया जाता, इनको लाभ नहीं मिलता, तो एक किसी ज़रूरतमंद को ये सीट मिलती। तो ये मिसयूज़ है रिजर्वेशन का, ये पूरी तरीके से मिसयूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल फर्स्ट जनरेशन को आप दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की इस बात को लागू कर दिया जाए तो टीना डाबी के मदर फादर तो एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले चुके थे, टीना डाबी को नहीं मिलता इसका लाभ। लेकिन चूंकि अभी ये प्रावधान नहीं है, आप एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग बार बार रिजर्वेशन का लाभ लेते जा रहे हैं। भाई रिजर्वेशन का मतलब ही क्या था? ऐसा तो है नहीं कि भारत में जितने लोग हैं सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। भारत की अभी आबादी 145 करोड़ है। अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो सेंटर और स्टेट, इन दोनों को मिला करके, सेंटर और स्टेट दोनों को अगर मिला दे तो 1,40,00,000 नौकरियां हैं। 1,40,00,000 नौकरियां केंद्र सरकार के पास 40 लाख और बाकी की नौकरियां राज्य सरकारों के पास। तो 1,40,00,000 टोटल सैंक्शन्ड पोस्ट है भारत में। और ये मैं जो बता रहा हूँ ये डेटा टाइम्स ऑफ इंडिया का है। टाइम्स ऑफ इंडिया का 2 अप्रैल 2024 का 2 अप्रैल 2024 का टाइम्स ऑफ इंडिया का ये डेटा है कि भारत में टोटल जो भी सैंक्शन्ड पोस्ट हैं वो 1,40,00,000 हैं। और भारत की अभी आबादी है 145 करोड़। 145 करोड़ में अगर आप डिवाइड करेंगे 1,40,00,000 से, तो जो आंकड़ा हमारे सामने आता है, जो नंबर हमारे सामने आता है वो है 104, लगभग 104। यानी 104 लोगों पर भारत में एक सरकारी नौकरी है। तो अगर एक ही व्यक्ति को बार बार रिजर्वेशन का लाभ मिलते जाएगा, एक ही परिवार के लोगों को बार बार मिलते जाएगा, तो क्या कभी भी हमारे देश के सारे लोग इक्वल हो सकते हैं? क्या हमारे देश में इक्वलिटी आ सकती है, समानता आ सकती है? सारे लोग एक समान स्तर पर आ सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए अगर हम क्रीमी लेयर वालों को बाहर करेंगे, सब क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इससे आरक्षण का जो लाभ है वो खिसक करके निचले पायदान पर रहने वाले लोगों तक भी पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा है कि उदाहरण दिया कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी का बेटा है, वो भी एससी कम्युनिटी का है, और एक गांव का लड़का है, वो भी एससी कम्युनिटी का है। आप दोनों को अगर एक समान अवसर देंगे, दोनों को इक्वल रिजर्वेशन देंगे, तो ये दरअसल समानता नहीं, ये घोर असमानता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिंग्स है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा कहा है कि आप सब क्लासीफाई करिए, क्रीमी लेयर का प्रोविज़न लाइए, और एक जनरेशन में जिनको लाभ मिल जाए उनको आप बाहर करिए, तभी ये आखिरी पायदान पर रहने वाले लोगों तक रिजर्वेशन पहुंच पाएगा। नहीं तो कभी इस देश से असमानता ख़त्म होने वाली नहीं है और कभी समानता आने वाली नहीं है। 70 साल आखिर हो गए, 70 सालों में क्यों समानता देश में नहीं आई? 70 साल से लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिल ही रहा है, लेकिन इसलिए समानता नहीं आई क्योंकि एक बार जिनको मिल चुका है, एक बार जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो चुकी है, सुदृढ़ हो चुकी है उनकी स्थिति, बार बार उन्हीं के परिवार के लोग रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये स्वागत योग्य है। एक उदाहरण से समझते हैं कि ये तालाब है। तालाब में कुछ बड़ी मछलियां भी हैं, ये सब बड़ी मछलियां हैं, ये बड़ी मछलियां हैं इस तालाब में, और ये सब कुछ छोटी छोटी नन्ही सी मछलियां हैं। अब इस तालाब में जो रिसोर्सेज है उसका सबसे ज़्यादा दोहन ये बड़ी वाली मछली करेगी या ये छोटी वाली मछली?
स्वाभाविक है कि इस तालाब में जो भी रिसोर्सेज होगा, जो भी खाने पीने का सामान होगा, ये बड़ी मछली ही गटक जाएगी। अगर ऊपर से भी कुछ दाना डाला जाएगा इस तालाब में तो ये बड़ी मछली ही गटक जाएगी। इन छोटी मछलियों को पर्याप्त पोषण मिलेगा ही नहीं। कई बार बड़ी मछलियां ही छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप सब क्लासिफिकेशन लाइए और क्रीमी लेयर का प्रोविज़न लाइए। सब क्लासिफिकेशन यानी इस तालाब में आप कुछ क्लासिफिकेशन कीजिए और जिसको जिस मछली को जिस प्रकार के वातावरण का, जिस प्रकार के आहार की ज़रूरत है, उसको आप उस प्रकार का आहार दीजिए ताकि उसको भी फलने फूलने का पर्याप्त अवसर मिले और सही अवसर मिले। और जो कुछ बड़ी मछलियां हैं उनको इस तालाब से आप बाहर कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, ताकि इस तालाब में जो रिसोर्सेज है उन तक ये नन्ही मछलियां भी पहुंच सकें। तो सब क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर का जो प्रोविज़न है, या जो फर्स्ट जनरेशन के बाद अगले जनरेशन को नहीं मिले, ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। और इस तालाब के उदाहरण से मैंने समझाने की कोशिश की। अब आइए थोड़ा समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट को पता था कि मैं ये कह तो रहा हूँ कि स्टेट भी सब क्लासीफाई कर पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी पता था कि राजनीतिक दल इसका घोर राजनीतिकरण भी करेंगे। ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक लाभ के लिए एससी समुदाय के भीतर किसी एक ही जाति को 100% रिजर्वेशन दे दिया जाए जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो। मान लीजिए किसी एससी कम्युनिटी के भीतर किसी जाति की आबादी 8% है। राजनेता क्या करेंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, उनका वोट बैंक, उनको अपना वोट बैंक बनाने के लिए 100% रिजर्वेशन एक ही कास्ट को दे देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं भैया, हमको पता है कि आप क्या करने वाले हैं, आप 100% रिजर्वेशन एक ही कास्ट को नहीं देंगे। तो एक पैमाना यहाँ ये लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा पैमाना लगाया है सुप्रीम कोर्ट की अब आप जो सब क्लासिफिकेशन करेंगे उसके लिए आपके पास क्वांटिफिएबल डेटा होना चाहिए, यानी पर्याप्त डेटा होना चाहिए कि कितने लोग अवंचित हैं अभी तक, कितने लोग वंचित हैं, कितने लोगों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। इसका जब तक आपके पास क्वांटिफिएबल डेटा नहीं होगा, पुख्ता डेटा नहीं होगा, सबूत नहीं होगा, तब तक आप सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसके बाद भी अगर आप सब क्लासिफिकेशन करेंगे तो भैया उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी कोर्ट में उसको जांचा परखा जाएगा कि हमने जो फैसला दिया है या संविधान का जो मेन उद्देश्य है, मूल मकसद है, उसके अकॉर्डिंग आपने फैसला लिया है कि नहीं। आपके फैसला से कहीं समानता के सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन तो नहीं होता है। तो कोई भी जो सब क्लासिफिकेशन होगा वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, लेकिन 3 यहाँ मापदंड तय कर दिया कि आप 100% किसी एक ही को नहीं दे सकते हैं। आपके पास क्वांटिफिएबल डेटा होना चाहिए कि आप जिसको ज़्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं रिजर्वेशन में, वो वंचित है, उसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, इसका आपके पास डेटा होना चाहिए। और इन सब के बाद भी हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इसका विरोध हो क्यों रहा है। राजनीतिक दल खुल करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन खुल करके सपोर्ट करने वाला कोई भी दल नहीं है। अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं कहा है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। दबी जुबान से कुछ लोग कह रहे हैं, वो अलग बात। हाँ, विरोध करने वाले मुखर होकर के विरोध कर रहे हैं। भारत बंद का आह्वान भी किया गया, भारत बंद के नाम पर ज़बरदस्त तोड़फोड़ भी किया गया। तो दरअसल विरोध के पीछे कारण है जो संपन्न लोग हैं उनकी लालच। भाई टीना डाबी जैसे लोगों को, जिनको इसका भरपूर लाभ मिल रहा है, वो तो चाहेंगे ना कि टीना डाबी के जो बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिले। टीना डाबी जैसे लोग क्यों चाहेंगी टीना डाबी जैसी लोग कि भाई
उनको अब इससे बाहर कर दिया जाए इसके लाभ से। तो दरअसल जो संपन्न लोग हैं, एससी कम्युनिटी के भीतर भी जो एक एलीट क्लास डेवलप हो चुका है, वो एलीट क्लास नहीं चाहता है कि उसका हक लेकर के किसी और को दे दिया जाए। यानी उस आदमी को जो रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है उसी में से कुछ परसेंटेज काट करके उन्हीं के किसी अन्य भाई को दे दिया जाए जो थोड़ा सा भी सफलता के मामले में, शिक्षा के मामले में, आर्थिक मामले में, सामाजिक मामले में अभी बहुत निचले पायदान पर हैं। ये लोग अपने ही भाई बंधुओं के दुश्मन हैं। दरअसल ये नहीं चाहते हैं कि इनके कम्युनिटी के भीतर ही जो दबे कुचले लोग हैं वो इनके बराबरी में आ जाएं। ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको जो मलाई मिल रहा है वो हमेशा मिलते रहे। दूसरा इसका कारण था विरोध का गंदी राजनीति। हम लोग जानते हैं कि 70 साल हो गए आरक्षण मिलते हुए, लेकिन आज भी लोगों की स्थिति जस की तस है। बस कुछ लोगों की स्थिति बदली है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, आप देख सकते हैं कि अभी भी एससी एसटी वर्ग से आने वाले लोगों की स्थिति जस की तस है। कारण है वही कि एक बार थोड़ा सा जिनको मिल गया, जो पहले से थोड़ा सा संपन्न थे, बार बार वही लाभ ले रहे हैं। और इसके पीछे एक गंदी राजनीति ये है कि नेता भी नहीं चाहते हैं कि दरअसल एससी एसटी वर्ग के बीच में के भीतर या ओबीसी वर्ग के भीतर समानता आ जाए, क्योंकि समानता आ जाएगी, आ जाने के बाद ये राजनीति कैसे करेंगे। अभी इनके पास कहने के लिए तो है ना कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम्हारा शोषण किया जा रहा है, वर्षों से तुम्हारा शोषण किया गया है, अभी भी तुम्हारा शोषण हो रहा है। और ये सब बोल के ये अपना वोट बैंक इनको बना लिए हैं, इनसे वोट लेते हैं। इनको बार बार ये डर दिखाते हैं कि रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन निकम्मे नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि कब तक ये विधवा विलाप करते रहोगे कि रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, रिजर्वेशन ख़त्म। क्या रिजर्वेशन हमेशा के लिए था? जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा, उनको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि ये रिजर्वेशन हमेशा के लिए है, ये कुछ समय के लिए था। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की परिकल्पना की थी कि कुछ दिनों के लिए ये रिजर्वेशन रहेगा। जब लोगों की स्थिति सुधर जाएगी, लोग एक इक्वल फुटिंग पर आ जाएंगे, तो इसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन दरअसल गंदी राजनीति के कारण ये नेता नहीं चाहते हैं कि रिजर्वेशन हमारे देश से ख़त्म हो और समाज में समानता आए। जब कुछ लोग दबे कुचले रहेंगे तभी तो ये रिजर्वेशन के नाम पर वोट लेते रहेंगे और उनको डर दिखाते रहेंगे कि रिजर्वेशन सरकार ख़त्म कर देगी, फला पार्टी रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी। तो ये दो कारण है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो मेरी जहाँ तक सलाह है कि भारत सरकार को चाहिए, राज्य सरकारों को चाहिए कि इसको राजनीति के चश्मे से, वोट बैंक के चश्मे से न देखें। कुछ फैसले राजनीति से परे होते हैं। ये वैसा ही कुछ फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये स्वागत योग्य फैसला है और एससी एसटी समुदाय के जो लोग हैं उनके हित में ये फैसला है। लेकिन कोई नेता उनको ये बताएगा नहीं। भारत बंद के दिन जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, मीडिया वाले जब विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों से पूछ रहे थे कि सब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आप आंदोलन में क्यों आए हैं, आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो इसका लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं था। क्योंकि जिनको लाभ इसका मिल चुका है वो लोग तो एसी कमरों में बैठे हुए हैं और वो लोग बड़ी आसानी से नीचे ये मैसेज कन्वे कर देते हैं कि सरकार तुम्हारा आरक्षण ख़त्म करने जा रही है। और फिर वही लोग सड़क पर उतर जाते हैं जिनके हक में ये फैसला है, जिनको इस फैसले से लाभ होता, जिनको अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है, वही लोग लठ लेकर के सड़क पर उतर जाते हैं। कितना हास्यास्पद है ये चीज़। लेकिन कोई नेता ये नहीं बताएगा कि दरअसल सच्चाई क्या है। इसलिए मुझे लगा कि मैं आसान भाषा में, बहुत सरल भाषा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निहितार्थ को आपके समक्ष पेश करूं। आप आपका जो भी सुझाव हो, आपका जो भी आलोचना हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक पर किसी अगली वीडियो